अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप सब। पुराने पुराने लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बहुत अच्छे अच्छे से मैसेजेस आपके सुन के मैं तो भाई बहुत खुश होती हूँ। आपकी प्रोग्रेस देख के, परफॉर्मेंस देख के अल्लाह ताला आपको और भी ज्यादा इम्प्रूव करे, बहुत ज्यादा आपको तरक्की दे। आमीन। बहुत अच्छा लगता है बेटा, इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे से अचीवमेंट्स। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत खुशी होती है देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं ही हैं। मेहनत कम है, इतनी मेहनत तो नहीं है, बट ये है कि दुआएं ज्यादा है। दुआएं भी तो उन्हीं को होती है ना बख्तावर बेटा, जो मेहनत करते हैं। ये तो है। है ना ऐसी बात। मेहनत करते हैं, कहते हैं ना, मेहनत जो करते हैं उनको दुआएं भी होती हैं बेटा, उन्हीं के लिए दिल से निकलती हैं। आप माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हो, इतने अच्छे अच्छे वो जो आपकी पिंक जो पोस्टिंग होती है। काफी पेशेंस क्लाइंट्स को तो मैं उसी से भी मेरा काम बहुत अच्छा चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मतलब बहुत बहुत अच्छी होती है, उनको मैं सारा एलोबरेट कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ अपने पास। स्टूडेंट्स के भी काम आती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत मेरे अपने लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मैंने तो जैसे सर फारूक से भी सीखा, आपसे सबसे पहले तो मैंने अपने आप को उस पर अपने ऊपर ही सारा कुछ अप्लाई किया सबसे इम्प्लीमेंटेशन पहले। करना स्टार्ट की। फिर मैंने कहा जी बिल्कुल। इसी तरह से है। मैंने जब ये लिखना स्टार्ट की थी ना, मैंने मैम लिखना ही इस वजह से स्टार्ट किया था क्योंकि सोसाइटी में ये थी कि अवेयरनेस नहीं थी मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। और मेरा जो स्टार्टअप हम्म। था, और वो था जी कि मैंने एक ग्रुप में मॉडरेटरशिप की थी। वहां पे मैंने अच्छा। तकरीबन, क्या आप कह लें कि 1.25 साल मैंने वर्क किया, दिन रात काम किया और बेइंतहा काम किया। कि मैं, देखा ना। मुझे आज भी याद है कि मैं 4 से हम्म। 7 की अगर 2 बजे तक जाग रही हूँ ना, तो 2 बजे तक मैं सारा ग्रुप साफ कर रही हूँ। लोगों के मसलों की पोस्ट अप्रूवल कर रही हूँ, क्योंकि उस ग्रुप में आती ही 2-2 3-3 हजार थी एक एक दिन में पोस्ट। तो अच्छा। वो मेरा स्टार्टअप था। और अब तो जब मैं उस ग्रुप में गई थी तब उसकी कम्युनिटी थी 2 लाख। अब माशाल्लाह से 7 लाख उसकी कम्युनिटी होने वाली है। अच्छा। यस। वाह, वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। यही तो बहुत जाहिर है, अभी आप लोगों की देखिए मेहनत है ना, इसलिए तो लोगों ने वो ज्वाइन ग्रुप किया, उनको मेरा कुछ नहीं था। फायदा होता था, समझते थे, वो ग्रुप मेरा सीखते नहीं थे आप था। लोगों को। वो ग्रुप किसी और का अच्छा। था। यस, वो ग्रुप मेरा हम्म। नहीं था, बट मैंने वहां पे एज अ मॉडरेटर अपने आप को सर्व किया था। फिर उसी के बाद से उसी ग्रुप से ही मेरी पहचान बनी। और साइकोलॉजिस्ट अच्छा आपका बेचारे, इनका हाल मैंने आप लोगों को भी लिंक्स वगैरह शेयर किए थे जब आप लोगों का सीबीटी चल रहा था ना। तब मैंने आप सब भी देखिए। लिंक्स शेयर किए हुए हैं। तो जी बेसिकली जी जी, मैंने किया मैंने। उसमें जो है ना, उसमें वर्क करना स्टार्ट किया था और वहां से मेरा स्टार्टअप लिया था। और मैंने जी जी। लिखना ही स्टार्ट किया था। यानी कि मेरे पास डिग्री भी थी और मैं उस टाइम डीएचक्यू सिविल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती थी। लेकिन मेरा ऑनलाइन कोई हम्म। सर्कल नहीं था और मैं बस लोगों को ही देखती होती थी। लोग मुझे कहा करते होते थे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी आते हैं। तो मुझे ये नहीं पता होता था कि क्यों आते हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है। और मैं आपको यकीन जाने, हम्म। मैंने पैसे की खातिर नहीं ऑनलाइन लिखना स्टार्ट। जी जी, मुझे पता है, ये तो बात है, ये इसलिए तो रियलिटी। कामयाबी है। यस।
हाँ, ये कि कामयाबी इसी वजह से ही है कि कि आपने मैंने उस चीज को अपना पर्पस नहीं बनाया, आपने लोगों की खिदमत को अपना मकसद बनाया। यही था कि मैं सिर्फ ये चाहती थी कि जो लोग सारा दिन पोस्टिंग करते हैं ना, एटलीस्ट इन लोगों को इतना पता चल जाए कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल है और ये साइकोलॉजिकल है और इनका इलाज होता है। मैंने फिर जब लिखना स्टार्ट कर दिया, मैं कहती हूँ कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक दिन रात लोगों के सिर्फ पोस्टरों के नीचे दुआएं ही दुआएं होती हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो खुद आपको मैंने बताया ना कि राज की बात है, बतानी नहीं, मैं तो खुद उनको बहुत गौर से पढ़ के नोट भी करती हूँ पॉइंट्स। तो बस अल्लाह ताला ने इज्जत दी और इतनी इज्जत दी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। इंसान की औकात इतनी नहीं है जितना रब है। और अल्लाह ताला ने, मैंने फिर नेशनल दी, फिर इंटरनेशनल दी। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने इंटरनेशनल दी थी ना, तो मेरे एक क्लाइंट थे यूके के। उन्होंने अच्छा। जब मुझे ना मैसेज किया, उन्होंने मुझे रात के 2 बजे मैसेज किया और उस टाइम मैं जाग रही थी। वो मेरे पहले ही, यानी कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, पहले पहले दिनों के, स्टार्टिंग के। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कितनी फी है। तो मैं इंटरनेशनल क्लाइंट से ज्यादा चार्ज करती हूँ, पाकिस्तान से कम करती हूँ, मेरी दोनों की फीस सेम नहीं है, डिफरेंट। तो मैंने उन्हें उस टाइम बताया कि मैं 2000 चार्ज करती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे सेंड किए 4300। तो मैंने उन्हें कहा कि आप 2 सेशंस बुक कर रहे हैं। अब मेरी ये नेकी है कि मैंने उनसे पूछा है कि आपने 2 सेशंस बुक करने हैं, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि ये मेरे एक सेशन की ही चार्जेस है, ये मेरे 2 सेशंस के नहीं, अच्छा। सिर्फ अभी के हैं। और हम्म। अगर मैंने और बुक करने हुए तो मैं आपको उसके अलग से पे कर दूंगा, अभी आप इसको एक सेशन की कंसीडर करें। तो मैंने कहा यार, सच्ची में दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लग अच्छे लोगों को अल्लाह करे हमेशा अच्छे लोग ही मिले हैं। आप माशाल्लाह खुद बहुत अच्छे हो बेटा, सबका सुनती हैं और सारा कुछ उनको रिप्लाई, इतने क्वेश्चन आंसर्स आपके पास उतर आते हैं, आप उनको रिप्लाई करती हैं। और ये भी बड़ी बात है बेटा, किसी को सुनना फिर उसको रिप्लाई करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम खान, आप वो तो नहीं है इब्राहिम, डॉक्टर इब्राहिम तो नहीं है? नहीं, ओके ओके, ठीक है। एक इस नाम के हैं, वो भी मुझे जानते हैं, उनके भी काफी ग्रुप्स हैं। फिर मैंने मल्टीपल सिनारियोज में गई हूँ, मेरी एक जर्नी बड़ी माशाल्लाह से 2 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड अब तो हो गया है। मैं अब दूसरे मोबाइल को लगाती हूँ, देन फिर यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम अपना बकायदा वेबिनार का स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, एबीए थेरेपिस्ट हूँ, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की स्टूडेंट हूँ और करती भी हूँ। अराउंड अबाउट माशाल्लाह से मेरे 3 ईयर के एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट होने वाला है, 1-2 मंथ ही रह गए हैं। और मैं फैसलाबाद में होती हूँ, फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। और अपना मेरा यहाँ पे बाकायदा एक सेटअप है जिसको मैं रन कर रही हूँ। मेरी कोलैबोरेशन है जहाँ पे मेरा अपना क्लिनिक है। इसके अलावा मैं बच्चों को ऑनलाइन इंटर्नशिप भी करवाती हूँ, सीबीटी कोर्सेज करवाती हूँ, फिजिकल भी करवाती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करवाती हूँ। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से सीखा है? ये एक बाकायदा एक कोचिंग है जिसमें हम लोग सीखते हैं एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे काम करना। और ये एक 2-3 माह का कोर्सेज होते हैं जिसमें हम लोग लाइक एडवांस लेवल के ऊपर काम करते हैं। जैसे एनएलपी होता है, इसी तरह से बिहेवियरल न्यूरो लीडरशिप प्रोग्राम है। और ये लाख लाख 2-2 लाख की कोचिंग्स होती हैं जिसमें हम एज अ प्रोफेशनल, मुझे ये लगता है एज अ स्टूडेंट अगर मैं करती तो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं। और एज अ प्रोफेशनल अगर आप हायर लेवल के ऊपर करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। मेरी प्रैक्टिस अच्छी है। मैं जिन केसेस को डील करती हूँ उसमें 95% रिकवरी ज़रूर होती है। मैं ज़्यादा टाइम पीरियड साइकोथेरेपी को नहीं देती हूँ। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 सेशंस या 5 सेशंस जो साइकोटिक नहीं होते हैं, न्यूरोटिक होते हैं। अलबत्ता अगर साइकोटिक हो, बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिया हो, इसके थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये है कि उनको मैनेज करना भी काफ़ी अच्छे से सिखा दिया जाता है। एक चीज होगी। अब साइकोथेरेपिस्ट के कौन से लोग होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या है, साइकोलॉजी मेन क्या है, कैसे वर्क करती है साइकोलॉजी। एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो बीएस लेवल के बाद होते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है। ये स्पेशलाइजेशन 2 तरह से होती है। या तो आप पीएमडीसीपी कर लें यानी कि पोस्ट मैजिस्ट्रियल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लें, या फिर आप लोग करेंगे इसको, ये आप लोग करेंगे एमएस करेंगे, ठीक है। ये एक तो 1.5 साल का प्रोग्राम है और दूसरी डिग्री है। अब मेरा सिर्फ 1 साल की रिसर्च रहती है, देन फिर मेरा एमफिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। हम लोग यानी कि जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट करें चाहे पेड दें, लेकिन आप जितना एक साइकोथेरेपी के ऊपर कमांड, क्लाइंट्स को डील करना, रैपो बिल्डअप करना, वर्ड्स कैसे हैं, सेंटेंस कैसे, आपने जुमले वर्ड्स कैसे बोलने हैं, क्योंकि हमारी सारी गेम चलती है अल्फाज के ऊपर। हम कोई किसी तरह की मेडिकेशन नहीं कर सकते हैं चाहे हम पीएचडी ही कर जाएंगे। एक चीज हो गया, अगर हमने मेडिकेशन करनी होगी ना तो उसके लिए हमें एमसीपीएस करना होगा, ठीक है। यानी कि बकायदा 2 साल की हमें डिग्री का एक प्रोग्राम होता है, एक पूरी डिग्री होती है, उसमें एनरोल करना होगा। उसमें 2 साल हमें मेडिकेशन पढ़नी होगी, फिर उसके बाद जब हम लोग मेडिसिन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पीएचडी आपने साइकोलॉजी में की है, आपने एमएस की है, आपने पीएमडीसीपी की, आपका बीएस साइकोलॉजी है, या आप स्पीच एंड थेरेपिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, जो कुछ भी हैं, आप मेडिकेशन नहीं कर सकते हैं। और मैंने कभी किसी को आज तक पेन किलर भी प्रिस्क्राइब नहीं की। अब इसके पीछे की रीजन मैं आपको बताती हूँ। एक तो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और हमारी सोसाइटी में मैंने इतने प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट देखे हैं जो 10-10 12-12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो मेडिकेशन करते हैं। कौन सा कोर्स है मेडिसिन का? इसका होता है एमसीपीएस। आपने शायद सुना भी होगा, एफसीपीएस होता है, एक होता है एमसीपीएस। ये पूरी डिग्री है, ये 2 साल की होगी। और इसके लिए आपको किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। उसके क्या क्राइटेरिया होता है इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि वो स्पेशलाइजेशन एमएस के बाद ही आई थिंक हम लोग दाखिला ले सकते हैं, तो वो फिर करनी होती है। अब हम लोग मेडिकेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, हम मेडिसिन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि मेडिकेशन हमारे पास में जब लोग आते हैं कुछ मेडिसिन का भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक। तो जब वो मेडिसिन का यूज कर रहे होंगे सो डेफिनेटली हमें उसको समझने में आसानी हो जाएगी, ताकि
ये नहीं मुझे पता है एफएससी, ये आपको ना सर्च करना पड़ेगा सलमा। ये आपको ना गूगल पे आप जरा सर्च कर लेना, देन फिर आपको आइडिया हो जाएगा। इतना मुझे आइडिया नहीं है कि एफएससी जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो फिर ना एक चीज होगी कि आपने जो है ना, जब हम मेडिसिन इसलिए नहीं करते हैं, अब मैं किसी को मेडिसिन प्रोवाइड कर देती हूँ एक, वैसे ही अब मुझे पता है कि ये वाली मेडिसिन जो है वो इसको होगा। यस, एमबीबीएस के बाद भी होता है, एफसीपीएस भी होता है, एमसीपीएस भी होता है। और जो लोग एफसीपीएस नहीं ना करते हैं वो फिर ट्रेनिंग करते हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट में। फिर इस तरह से उनके जो है वो सिनेरियो चलता रहता है। अब इसमें ये चीज आएगी कि अगर एक क्लाइंट हमारे पास में आ गया है और हम उसको जो है ट्रीट कर रहे हैं, अब आप उसको मेडिसिन दे देते हैं। अब उसको शुगर है, डायबिटिक है, उसको किडनी का मसला है, या उसको कोई भी इशू है, आपने उसको मेडिसिन दे दी है, आपने उसको उसके इशू के अकॉर्डिंग जो उसको साइकोलॉजिकल आ रहे होंगे उसको ट्रीट करने के लिए दिए, एसएसआरआई दिए, मूड स्टेबलाइजर दिए, एंटीसाइकोटिक दिए, बट अगर जो भी आपने दिया है, लेकिन वो उसकी किडनी के लिए सेफर थी नहीं थी, आपको उसका आइडिया नहीं था, उसको शुगर था, उसको जो है हाइपरटेंशन थी, कोई भी मसला था, FCPS, MCPS, MBBS is must fellowship of physicians and surgeons, MCPS membership of college physicians and surgeons of, ये मैंने सुना है, मैंने कंफर्म नहीं किया कि मुझे इसका आइडिया नहीं है, कि मैं नहीं जानती हूँ कि इसकी क्या कंफर्मेशन है, मैंने जस्ट ये चीज एक बार सुनी जरूर थी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने ना एक स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट देखी है, हमारे फैसलाबाद में ही होती हैं, वो बकायदा मेडिकेशन करती हैं, ठीक है। और उसमें इवन के हत्ता के उनका जो ब्रोशर बना हुआ है ना, उस ब्रोशर में लिखा हुआ है एमसीपीएस, जब कि उनकी जो डिग्री है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाली है, वो एमबीबीएस नहीं है, लेकिन उनके नीचे लिखी हुई है एमसीपीएस। ये चीज है, ये तो मैं जानती हूँ, इसके लिए एमबीबीएस की डिग्री ही रिक्वायर्ड है। ओके, ठीक हो गया, डन, थैंक यू। वैसे मैं आपको बताऊं नबील, हमारी अपनी डोमेन ही माशाल्लाह से इतनी बड़ी है कि अगर हम इसी में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, हमें किसी और की डोमेन को टच नहीं करना पड़ेगा। हम इतना काम कर सकते हैं साइकोलॉजी फील्ड में। मैं आई थिंक सुबह 8 बजे मेरी स्टार्ट होती है, यानी कि सुबह 8 बजे मैं उठ जाती हूँ और रात के 12 बजे तक मैं या तो सेशंस ले रही होती हूँ, या पढ़ा रही होती हूँ, या लोगों के आंसर क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रही होती हूँ, या साइकोलॉजी के बारे में ही लगी रहती हूँ। कि मुझे अपनी इतनी बड़ी डोमेन लगती है, और मुझे अभी भी लगता है कि मैं इतना वर्क भी कर रही हूँ तो ये भी कम है, इसमें और ज्यादा वर्क होना चाहिए। अब जो आपकी अपनी डोमेन ही अगर आप फुलफिल कर लो तो ये बड़ी बात है। और दूसरी बात ये, आप दुनिया में पैसा कमा सकते हैं, कल को अल्लाह ताला ने आपको, अल्लाह को भी जवाब देना है, ठीक है। आप यहाँ पे किसी के साथ में कोई भी चीज कर जाते हैं, और मेरी खुद की मदर के साथ में एक बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है। तो मेरी खुद की मदर को हाई डोज की वजह से स्ट्रोक हो गया था, और वो साइकोलॉजिकल मसले के साथ में थी। तो मैं तो कभी भी सोचूंगी बिना कि जो मेरे साथ में या मेरी मदर के साथ में जो मिजरेबल लाइफ हमारी गुजरी है, वो किसी और पर्सन की भी गुजरे। मुझे कोई मसला समझ नहीं ना आएगा, मैं कभी भी उसको ट्रीट नहीं करूंगी, मैं उसको रेफर कर दूंगी। मुझे लगता है कि ये वाले केस में खाली मेरा रोल नहीं है, मेडिकेशन भी जरूरी है। मेरी एक टीम वर्क में एक साइकोलॉजिस्ट के साथ में हम लोग एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, और एक साथ में, यानी कि मैं सारे जो रोल प्ले कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, उसके साथ में मैंने एक साइकेट्रिस्ट रखी हुई है। अगर मुझे लगता है इस बंदे को मेडिकेशन की जरूरत है तो मैं उन्हें उनके पास रेफर करती हूँ कि इस पर्सन की आपने मेडिकेशन करनी है। मैं ये नहीं करती हूँ कि मैं अपनी ही साइकोथेरेपी जो है वो चलाती रहूं, और अगर उसको जरूरत है मेडिकेशन की तो मैं उसकी ना करवाऊं एक जिद की वजह से कि मैं इसको क्यों जाने दूं। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता, जहां जरूरत लगती है वहां पे उनको रेफर कर दिया जाता है। तो ये सिनेरियो होता है। चलें आगे चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है EQ। हम एक तो जानते हैं IQ और दूसरा है EQ। इमोशंस क्या हैं? एक है हमारी फीलिंग्स और एक है हमारे इमोशंस। फीलिंग्स क्या है? मैं किसी भी बात को, चीज को फील करती हूँ। लाइक मुझे एक भूख लगी है। अब भूख लगने का जो एहसास है, अगर तो मैं इसको फील करूंगी, ये मेरा इमोशन है। अब उस भूख लगने के एहसास में मैं जो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करूंगी, जो एक्शन लूंगी, वो मेरा इमोशन होगा। ठीक है, यानी कि जो मैंने काम किया, जैसे मुझे भूख लगी, अब मेरा इमोशंस क्या डिवेल्प हुआ? एक मुझे अपना जो है हंगर फील हुआ है। अब मैं उसको ओवरकम किस तरह से करूंगी? मैं खाना खा के। यानी कि मुझे वो चीज जो मैंने फिजिकली परफॉर्म करनी है, वो मेरा इमोशंस है। ये चीज होती है फीलिंग्स में और इमोशंस में डिफरेंस। अब ये इमोशंस क्या करते हैं, इन इमोशंस का आपकी लाइफ में क्या क्या रोल है? अगर आप इन इमोशंस की हिस्ट्री को समझ जाते हैं और आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, तो आप अपनी लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम उसको अब डिस्कस करते हैं। में से जितने लोग हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एक सक्सेसफुल पर्सन है इस दुनिया का, वो मास्टरमाइंड होता है इमोशंस का। उसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आप अपने इमोशनली तौर पे स्ट्रांग नहीं होते हैं, या आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं सीखेंगे, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। अब प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अब मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठती हूँ या एक ऐसी पोस्ट पे हूँ जहाँ पे मैंने दूसरे लोगों के इमोशंस को सुना है जो टोटली डिस्टर्ब है। वो कैसे डिस्टर्ब है? अब मेरे सामने एक बंदा आया है, वो गुस्से का इजहार कर रहा है। वो ऊंची आवाज में मेरे ऑफिस में चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचा रहा होता है। इसी तरह से अब एक पर्सन आएगा जो बिल्कुल रोने वाली फीलिंग होगी। वो इतना रोएगा कि आप अगर उसके इमोशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाओगे, तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे। अब यहाँ पे मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर तो मैं एज अ स्पंज वर्क कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो मैं अपने अंदर लेती जाऊंगी, और मैं खुद को लो होता हुआ अपनी एनर्जी को फील करूंगी। एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम लोग लोगों के साथ में इम्पथेटिक होते हैं, हम सिंपथेटिक नहीं होते हैं। हम उनकी चीजों को फील जरूर करते हैं, हम उनको ऐसा फील करवाते हैं कि यस आई कैन अंडरस्टैंड, एंड डेफिनेटली हम उसकी सिचुएशन को उसकी जगह पे रख के खुद को फील करते हैं, लेकिन उसमें डीपली इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसमें कभी भी हम लोग फीलिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम उसके साथ में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे, या उसके साथ में उसकी पेन के साथ में अपने जो हैं वो करना स्टार्ट कर देंगे। आप ये कह लें कि अगर उसके साथ में हम जो है वो उसको इनरोल आप ये फील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो पर्सन चला जाएगा। मैं अब सोच रही हूँ यार कितना बुरा हो गया उसकी जिंदगी में, और उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया, उसके मियाँ ने उसके साथ में बहुत बुरा किया। अब मैं उसको डीपली इन्वॉल्व होती जा रही हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ, उसके बारे में सोच रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि मैं खुद बहुत ज्यादा खुद को होपलेसनेस में फील करूंगी। मैं इसको सोसाइटी के ऊपर जर्नलाइज करना स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, इसकी तलाक हो गई है, खुदा ना खास्ता मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए, मेरे किसी अपने जानने वाले के हो जाए, किसी की डेथ हो गई है, खुदा ना खास्ता मेरे अपने घर में हो जाए। होनी तो है, हर दुनिया इस इंसान ने दुनिया में जाना है, लेकिन किसी ने कब जाना है हम तो नहीं जानते। लेकिन मैं उस खौफ को अपने ऊपर हावी कर लूंगी, तो उससे क्या होगा कि मैं इमोशनली डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाऊंगी। तो कभी भी हम लोगों के साथ में इमोशनल अटैचमेंट डेवलप नहीं कर सकते हैं। अगर तो आपके इमोशंस नॉर्मल लेवल पे हैं, यानी कि आप ये कहें कि आपको गुस्सा आ रहा है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस।
गुस्सा आना, खौफ का तारी हो जाना, आपको भूख लगी है, आपको नींद आ रही है, आपको सेक्सुअल किसी भी तरह की अराउजल होती है, आपको लाइक किसी भी तरह की ऐसी चीज जो आपको तंग कर रही है, अगर तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं और आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं और उसके ऊपर आप सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मुझे ये करना चाहिए था, काइंडली जो भी पर्सन इस तरह की ये लाइन मार्क करे वो लाइन ना मार्क करे, आप सिर्फ जो मैं बता रही हूँ उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है अग्रेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, आप हाइपर एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर आप ये सोचें कि अगर कोई इंसान मेरी बात नहीं सुन रहा, हमने क्या किया, हमने एक हायर लेवल अपना जो है बनाया है, ठीक है, अब उस लेवल के अकॉर्डिंग किसी बंदे ने एक्ट नहीं किया या बात नहीं की तो आपको गुस्सा आ जाता है, जो एक नेचुरल बात है। लेकिन आपने इस गुस्से के नतीजे में एक्शन लेना है, रिस्पॉन्स करना है, इट्स अप टू यू। यहाँ पे आपने दो चीजें हमेशा याद रखनी है, एक्शन वो होता है जो आपको कोई भी चीज आई, आपको किसी इंसान ने गाली निकाली और आपने फौरन से उसको बराबर उसके अगेन जो है उसको रिप्लाई बैक कर दिया बैड लैंग्वेज में, ये है आपका एक्शन। रिस्पॉन्स क्या है, आपने क्या किया कि आपने उस क्वेश्चन को जो आपको मिला है या जो बिहेवियर आपके सामने आया है, आपने 5 सेकेंड विंडो को यूज किया, आपने अपने जो है अनकॉन्शियस में उसको जाके चेक किया कि अगर ये पर्सन मुझे ये बात कहता है, अगर मैं इसका ये रिप्लाई करता हूं तो क्या इज इट ओके, अगर मैं इसका ये रिप्लाई करता हूं तो इसके बदले में मुझे क्या जवाब मिल सकता है। ये आपने 5 सेकेंड विंडो में अपने आप को चेक करना होता है। जब हम 5 सेकेंड विंडो की हेल्प लेते हैं, हमारे एक्शन की बजाय हमारा रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स इंसान कॉन्शियसली ले रहा होता है बट उसका चेक किया जा रहा होता है हमारे अनकॉन्शियस में। सबसे ज्यादा मेन पावर है आपके अनकॉन्शियस की। आओ, ये कैसे मुमकिन है, बिकॉज 5-6 साल तक तो बच्चे की अनकॉन्शियस की लेयर रेडी नहीं होगी। बच्चा नो कहना बहुत देर से सीखता है, 3-4 साल के बाद बच्चा नो कहना सीख रहा होता है। जो बच्चे नो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे होते हैं, वो इस तरह से कहते हैं कि जब हम एक बच्चे के सामने एक वर्ड बार बार बोल रहे हैं तो बच्चा उस बिहेवियर को या उस वर्ड को अडॉप्ट कर लेगा, बिकॉज बच्चे के जितने भी बिहेवियर्स हैं वो अनलर्न है। उसने क्या किया, जैसे माँ कहती है शोर ना करो, सुकून से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे थप्पड़ मारूंगी अगर तुमने बदतमीजी की है। अब वो क्या कर रहा है, बाहर ना जाओ, बच्चा क्या सुन रहा है, नो 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 नो। अब बच्चे ने सीख लिया कि ये नो वर्ड में भी कोई ना कोई चीज है जो बार बार उसको कही जा रही है। अब वो भी आपको नो में रिप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तंग करूंगा, मैं खिलौने नहीं उठाऊंगा। उसने कहाँ से सीखा, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने बहन भाइयों से। और आप कहते हैं कि बच्चा जो है वो पता नहीं कहाँ से सीख गया। बच्चा टोटली अल्लाह ताला ने एक ब्लैंक पेज बनाया, आप उसके ऊपर जो भी डालना चाहते हैं, जो भी आपने उसके ऊपर वर्क करना है, इट्स अप टू यू। आप अच्छा चाहेंगे अच्छा हो जाएगा, बुरा चाहेंगे बुरा हो जाएगा। अब अगर तो आप अपने इमोशंस को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आ जाता है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी सीख जाते हैं। आप ये देखिए कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो यकीन जाने कि मैं अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा अग्रेसिव थी, इसकी कोई इंतहा नहीं, बिकॉज मैं एक सिंगल चाइल्ड, मैं इकलौती बेटी हूँ। अब मेरी हर चीज हर बात मानी जाती थी कि मैं जो कह देती थी वो हर पे आखिर था। और आज मैं, मेरा काम ही ऐसा है कि जहाँ पे मुझे सुनना ही सुनना है, सुनाना कम होता है, ज्यादा लोगों को सुनना होता है। जो जितना गुड लिसनर होंगे अब उतने अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। अब आपको गुस्सा भी आ रहा होता है, आप किसी को, अगले बंदे को
ये जानते हुए कि इमोशनली डिस्टर्ब है, इसको साइकोलॉजिकल मसाइल है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्लाइंट्स आपको इतना डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। वो मैं कहती हूँ वो मजबूर होते हैं, वो अपनी मसले से मजबूर होते हैं, तो वो बेचारे उस हाथों से फंसे हुए होते हैं, लेकिन हम फिर उनको मैनेज कर रहे होते हैं। अगर बच्चे को आप देखें, हम एक ऐसी फील्ड में स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है, या आप स्पेशल नीड्स के बच्चों को डील करते हैं, वो तो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बोलेंगे, वो आपके रख के थप्पड़ मार देंगे, वो आपको गुस्सा करेंगे, उन्होंने रोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी, और आपने ऐसे बच्चों के साथ में काम भी करना है, और आप उस बच्चे को कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आप उस बच्चे के साथ में चीखना शुरू कर देंगे तो आप एक फेलियर हो। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ डिस्टर्ब है क्योंकि आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करने आता है। आप अपनी चीज में डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी बात तंग करती है, आप उसको बहुत ज्यादा फील करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग कहते हैं हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बेसिकली वो अपने सेंसेशन को यूज ही नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए वो इमोशनली सफर करते हैं। इमोशनली आप जो सेंसिटिव हैं, एक तो सेंसिटिविटी ये कहती है कि आपको किसी दूसरे इंसान का दुख महसूस होता है। अब अगर आपको किसी इंसान का दुख है, आपको मैं बताती हूँ मेरी जिंदगी में मसला, आप फील करेंगे यार गलत है, अच्छा अल्लाह इसे इस मसले से निकाल दे। लेकिन अगर आप इस मीटिंग के बाद भी मेरे बारे में ही या मेरे मसले के बारे में सोच सोच के अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर ले, तो भाई ये कैसी जो है वो हमदर्दी है, ये तो उल्टा आपका नुकसान हो रहा है। तो किसी के साथ में नेकी इतनी ही करनी होती है। जैसे मुझे ना मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने कहना स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि जी मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ ना, तो मैं जब लोगों को बेड पे पड़ा हुआ देखता हूँ तो दिल करता है कि कौन सा, मैं उसकी तकलीफ को अपनी जात पे महसूस करना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप उसकी जात की तकलीफ को अपनी जात में महसूस करें तो आप महसूस करने से क्या उस पर्सन का मसला हल हो गया? तो वो कहते नहीं। तो मैंने कहा अगर आप उसके मसले को उससे ओवरकम ही नहीं कर सकते हैं, बीमारी तो अल्लाह ने दी है, शिफा भी अल्लाह ने देनी है, अब किस टाइम देनी है वो भी अल्लाह जानता है। वो मेडिकेशन के लिए बैठा हुआ है, अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है अपना हॉस्पिटल में, इट्स ओके। अगर वो ट्रीटमेंट करवाएगा तो डेफिनेटली आप जो है वो उससे निकल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं? उसने कहा मैं तो सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं उसको दुआ दे दूं। तो मैंने उनको यही कहा कि आप फिर जो काम कर सकते हैं आप वही करें। तो उसका उन्होंने कहा मतलब कि जो देखा उसको इग्नोर कर देना। मैंने कहा यस, जितना देखा होता है उसको फील करना है, ये जरूरी नहीं है। अगर तो आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख जाते हैं, आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप जो है इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप चीजों को अपने जहन के ऊपर सवाल नहीं करेंगे, आपको डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाएगी। अब मैं सिंपल सी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आयशा, अब्दुल्ला आयशा बोलो। मैं आपको ना एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि ये आपकी लाइफ को कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है या कितना अच्छा बना सकता है। आप एक कंपनी में एक ऑफिसर है, ठीक, और आपके अंडर 60-70 लोग काम करते हैं। आप इमोशनली डिस्टरबेंस का शिकार रहते हैं या आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आ रहा है। आप काम करते हैं, आपके सिग्नेचर ऐसे यानी कि प्रोजेक्ट्स हैं जो करोड़ों के या लाखों के होते हैं। अब उसमें आपने सारी टर्म्स, आप आपके सामने आपको किसी ने गुस्सा कर दिया या आपको गुस्सा आ गया और आपके सामने नेक्स्ट मीटिंग है जहां पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करता है, लेकिन वो गुस्सा आपका इतना ज्यादा था कि आप बजाय वहां पे एक अच्छा परफॉर्म करने के, आपने वहां पे एक बैड परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली डिस्टर्ब है। आपके जहन में वो आपका प्रीवियस टाइम पीरियड चल रहा होगा जिसको आपको रेगुलेट करना नहीं आया, तो उससे क्या हुआ कि वो डिसीजन मेकिंग आप उस टाइम शायद गलत कराएं। होना तो कुछ भी नहीं है, आपको शायद लगेगा कि लेकिन आपका तो एक टाइम पीरियड चला गया, आपका टेंटेटिव टाइम पीरियड जो था या आपके उस टाइम जो है फुलफिल करने की आपकी लाइफ थी वो तो डिस्टर्ब हुई ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये चीज है।
तो इसी तरह से आपको अपने गुस्से को एक टाइम पीरियड के लिए मैनेज करना आना चाहिए। गुस्से की वजह से लोग तलाक दे देते हैं, गुस्से की वजह से माँ बाप छीनती रहती है क्योंकि उसकी मर्जी का काम नहीं हो रहा होता है। हस्बैंड जो आते हैं अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। आप जो आज अपने बच्चों के सामने कर रहे हैं वही आपके बच्चे आपको जो है वो सीखते चले जाएंगे। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ब्रीफली, मेरे नजदीक तो ये ब्रीफली है क्योंकि मैंने इसमें जितना ज्यादा किया है मेरे नजदीक ये बहुत माइनर सा इंट्रोडक्शन है। बिकॉज अगर मैं इसको कहूंगी कि ये बहुत डिटेल है तो मुझे तो ये डिटेल नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस के बारे में जानना स्टार्ट कर दें या इमोशंस पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। बट द रीजन इज दिस कि हम लोग काम नहीं करते हैं, हम इस चीज को समझते ही नहीं है कि हमें अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर, आपकी लाइफ यही है। इमोशंस देखें, आपको इस टाइम किसी ने कोई बात कही, आपको गुस्सा आ गया, आप गुस्से के बाद बैड फील करते हो। वो जो फीलिंग्स है ना आपकी, वो बेसिकली आपकी फीलिंग्स है। अब उस फीलिंग्स के नतीजे में आप रोना स्टार्ट कर दो। जो फिजिकल आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आपका जो है इमोशन होता है। ये है आपके इमोशंस। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। एक होते हैं आपके इमोशंस रिप्रेस्ड और एक आपके इमोशंस होते हैं सरप्रेस्ड। ये यहाँ पे, अच्छा, रिप्रेस्ड इमोशंस हमारे वो इमोशंस है जिसको आप ये कह सकते हैं कि आपको पता है कि आपका मूड खराब है, आपका मूड खराब है, किस वजह से खराब है और आपको उसके बारे में आइडिया है, लेकिन आप कॉन्शियसली उससे अवेयर हो, आपको उसके बारे में हाउ नाउ है। ठीक है, वो हो गया आपके रिप्रेस्ड इमोशंस। आपको रोना आ रहा है, उस रोने की आपको वजह पता है। एक मिनट जरा रुक जाए। अब आपको क्या हुआ कि आपको वो जो आपने क्या कहते हैं रो रहे हैं, आपको आइडिया है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं किसी बात को लेके परेशान हूँ, मैं हर्ट हुआ हूँ। वो चीज होगी आपके रिप्रेस्ड इमोशंस। आपको कॉन्शियसली उसके बारे में पता है या अनकॉन्शियसली आपको अवेयरनेस है। और दूसरा है आपके सरप्रेस्ड इमोशंस। आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, आपके साथ बचपन में कोई ऐसा हादसा हो गया। अगर तो बचपन में एक बंदे के साथ में आप ये कह लें कि 5-6 साल में अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को हरास कर दी जाए, किसी